भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट में आपको पता है 14 से 15 सब्जेक्ट हैं और ये 14 से 15 सब्जेक्ट लगभग एक साल में कवर हो पाते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको एक साल लग जाएगा इन सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाने में। तो ऐसे में कोई आपको कोर्स में ये बोलता है, कोचिंग वाला को ये बोलता है कि 4 महीने 6 महीने में तैयारी हो जाती है, तो वहां पर केवल इतना होगा कि आपको जल्दी जल्दी कोर्स कराकर तुरंत वहां से भगा दिया जाएगा और उनको अपनी फीस से मतलब होता है। इसीलिए हम जैसे ही इसका नोटिफिकेशन कब आएगा उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास केवल 1.5 से 2 महीने होंगे और तुरंत एग्जाम करा लिया जाएगा। आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम सुपर टेट की जीके को हमने शुरू किया है। सिलेबस वाइज हम शुरू कर रहे हैं और एक एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। सुपर टेट की जीके में हम चौथे लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर 3 बड़े टॉपिक्स पर बना दिए हैं। अभी तक जिसने वीडियोस नहीं देखी है वहां पर प्लेलिस्ट में चला जाए, प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियोस पहले वो देख ले। आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो भी है। क्यों है? क्योंकि आज हम थ्योरी पढ़ेंगे पूरे भूकंप की। एक प्रश्न आपके सुपर टेट में जरूर आता है। इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो जो थ्योरी पढ़ेगा ध्यान से वही लास्ट में क्वेश्चंस के आंसर कर पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर सेट कर लेना है। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जिसको नोट्स चाहिए वो यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूकंप को जानेंगे कि भूकंप होता क्या है। तो देखिए, जब पृथ्वी में हमारे पृथ्वी के अंदर जब भी कंपन पैदा होती है उसको हम भूकंप कहते हैं। अब ये होती क्यों है? तो आपको पता है ना कि हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको आप कहते हो, टेक्टोनिज्म जिसको आप कहते हो, तो प्लेट्स से मिलकर बनी है। और उन प्लेट्स के एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाने से या फिर पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। आपको पता है पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में क्या है, लावा है। तो वहां पर बहुत सारी गैसें होती हैं, फिर वो गैसें बाहर निकल के आती हैं। इसी कारण से भूकंप आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक उथल पुथल हो रही है उसके कारण जो कंपन पैदा होता है उसको हम भूकंप कहते हैं। आपको भूकंप समझ में आ गया? जब भूकंप आता है तो बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की शुरुआत होती है उसको भूकंप मूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स लिखा है ना, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये है एक्स। मान लीजिए यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, हम इसको बोलेंगे फोकस, भूकंप मूल। ये बहुत पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। जब भूकंप आता है, जब कंपन होता है तो बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी के अंदर जाती हैं। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। अभी इन तरंगों के बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। आप इतना याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं। आपको समझ में आ गया? दूसरी बात कि जहां पर सबसे पहले यह भूकंप महसूस किया जाता है पृथ्वी के ऊपर, उस सेंटर को हम कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं हम एपी सेंटर, यानी कि अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र याद रखेंगे। एक तो यह है कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भूकंप आया तो इस स्थान को बोलेंगे फोकस। ऊपर उठ के जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले ये यहां पर महसूस होगा ना उसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र। तो ये 2 स्थान आपको याद करने हैं। ये दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना। ये जो अधिकेंद्र है हमेशा फोकस यानी कि भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है, याद रखेंगे। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहां से भूकंप समझ में आ गया, कैसे भूकंप आता है। जिस स्थान से आता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। सबसे ऊपर, एकदम ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उस सेंटर को, उस जगह को भूकंप अधिकेंद्र या फिर इंग्लिश में बोले तो एपी सेंटर कहते हैं। याद रखेंगे, 2-3 चीजें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भूकंप आता है तो बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं।
पृथ्वी के अंदर बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन तरंगों को हम कहते हैं भूकंपीय लहरें। क्या कहते हैं उन तरंगों को? भूकंपीय लहरें। इनको हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। और ये सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय लहरें, जहां जिस रिकॉर्ड की जाती हैं उसको कहते हैं भूकंप मापी। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय लहरें रिकॉर्ड की जाती हैं उसको भूकंप मापी या फिर सीस्मोग्राफ कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भूकंप आता है तो तीन प्रकार की जो तरंगें हैं वो उत्पन्न होती हैं। ये तीनों प्रकार की तरंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। याद रखेंगे, जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक तरंगों का, जिनको हम प्राइमरी वेव्स या फिर पी वेव्स भी कहते हैं, है ना। ये सबसे तीव्र होती हैं। जो सबसे पहली प्राथमिक तरंगें हैं वो सबसे ज्यादा तीव्र होती हैं और इनका जो औसतम वेग है, यानी कि इनकी जो चाल है, वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हैं। इसमें यह पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में पार हो जाती हैं। क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, इसीलिए ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पार हो जाती हैं। याद रखेंगे, प्राथमिक तरंगों की बात कर ली हमने। अब दूसरे प्रकार की तरंगें हैं द्वितीयक तरंगें। दूसरे प्रकार की तरंगें हैं द्वितीयक तरंगें। इनको सेकेंडरी वेव्स या फिर एस वेव्स भी कहा जाता है। ये केवल ठोस में, जो ठोस होता है माध्यम, केवल उसमें गुजर सकती हैं, इसके अलावा दूसरे माध्यम में ये नहीं गुजरती। तो पूछा जाता है कि प्राथमिक तरंगें कौन से माध्यम में गुजर सकती हैं और द्वितीयक तरंगें कौन से माध्यम में। तो याद रखेंगे, जो प्राथमिक तरंगें हैं भूकंप की, वो तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस में गुजर सकती हैं। जो द्वितीयक तरंगें हैं वो केवल ठोस में गुजर सकती हैं और इसीलिए बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ पाती। जो भी पृथ्वी के अंदर कोर हैं उनसे ये आगे नहीं बढ़ पाती। इनका जो वेग यानी कि औसतन चाल है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखेंगे, पहले वाली प्राथमिक तरंगों का वेग क्या है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। और दूसरी वाली का क्या है? द्वितीयक तरंगों का 4 किलोमीटर पर सेकंड। इनको हम अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा ज्यादा क्षतिकारक और हानिकारक होती हैं। याद रखेंगे, ये जो द्वितीयक तरंगें हैं प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा ज्यादा क्षतिकारक होती हैं, यानी कि ये ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं, है ना। और पृथ्वी के अंदर ऊपर तक ज्यादा आ नहीं पाती हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इनसे बच जाते हैं। चलिए, तीसरे प्रकार की जो तरंगें हैं, जब भूकंप आता है तो तीसरे प्रकार की तरंगें भी उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों को कहते हैं एल तरंगें या फिर आर तरंगें। एल तरंगें या फिर आर तरंगें, याद रखेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। धरातलीय तरंगें या फिर लंबी तरंगें कहते हैं, है ना। धरातलीय तरंगें या फिर लंबी तरंगें, इन्हीं को कहते हैं। इनकी खोज किसने करी थी? HD लव। याद रखेंगे, HD लव ने इनकी खोज करी थी। ठीक है, ये मुख्य धरातल तक ही सीमित रहती हैं। यह धरातल में सबसे अंत में पहुंचती हैं धरातल पर और सबसे ज्यादा घातक भी होती हैं। केवल इतना ही याद रखेंगे, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वरना आप जी के पढ़ोगे तो वो तो आप PCS की लेवल का भी पढ़ सकते हैं, IAS की लेवल का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं। 2-3 चीजें हमने केवल पढ़ी हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से उसकी शुरुआत होती है उसको भूकंप मूल कहते हैं, इंग्लिश में उसको फोकस कहते हैं। जहां पर सबसे पहले ये तरंगें महसूस की जाती हैं भूकंप की, उसको एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप जब आता है तो कई प्रकार की तरंगें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। इनको 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, एल या फिर आर तरंगें। और इनकी विशेषता आप लोग याद रखेंगे, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं वो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, द्वितीयक तरंगें 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। जो एल और आर तरंगें हैं ये इससे भी कम स्पीड में चलती हैं, आप कह सकते हैं 1.5 या 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ये चलती हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिख लेना अपने नोट्स में।
1.5 से 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। सबसे ज्यादा घातक कौन सी तरंगें हैं, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा घातक कौन सी तरंगें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा एल और आर तरंगें सबसे ज्यादा घातक होती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जो तरंगे हैं उनके प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे, भूकंप कैसे आता है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने रखे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है उसको भूकंप विज्ञान कहते हैं। सरल है, लेकिन कभी कभी ये हिंदी में भी सिस्मोलॉजी लिख देता है, हिंदी में ये इस तरह से सिस्मोलॉजी लिख देता है, ठीक है, तो आपको याद करना है इंग्लिश में भी, है ना। तो वह शाखा जिसमें हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है ना। जब भी ये साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि रेडॉन गैसें कौन सी होती हैं। रेडॉन गैसें उन गैसों को कहते हैं इनको जो अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें यानी कि मुक्त रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र होती हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है ना, तो ये रेडॉन गैसों में आती हैं, है ना, बिल्कुल स्वतंत्र। तो इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है जब भूकंप आता है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला है, जब भूकंप आता है तो इसकी तीव्रता को, यानी कि कितने तीव्रता का भूकंप आया है, इसको हम 2 पैमानों पर मापते हैं। एक है मर्केली पैमाना, दूसरा है रिक्टर पैमाना। इस दोनों के बारे में आपने सुना होगा। पहला है मर्केली पैमाना, दूसरा है रिक्टर पैमाना। अलग अलग खोज करी है। मर्केली कोई थे साइंटिस्ट, उन्होंने मर्केली पैमाना बनाया, और चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर थे, उन्होंने रिक्टर पैमाना बनाया। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रिक्टर पैमाने के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिक्टर पैमाना है क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। कितनी तीव्रता का भूकंप आया आपने देखा होगा ना, जब नेपाल के काठमांडू में आता रहता है और उसके झटके दिल्ली में भी लगते रहते हैं, तो मापा जाता है ना कि 4.5 की तीव्रता है, वो मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। इसकी खोज 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में करी थी। किसने की थी, भूवैज्ञानिक है चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, है ना। इसमें क्या होता है, 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ना 7.2 रिक्टर स्केल पर मापा गया है जो काठमांडू नेपाल में भूकंप आया था। तो इस तरह से 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं रिक्टर पैमाने में। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके सुपर टेट में पूछी जाती हैं भूकंप से। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चंस की तरफ। आपने भूकंप विज्ञान समझ लिया, किस तरह का भूकंप विज्ञान होता है। अब मैं चलता हूं प्रश्नों पर, एक एक करके आप सब लोग प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या फिर भूकंप एवं ज्वालामुखी। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने ये सुना होगा, पीसीएस लेवल का प्रश्न है, आंसर करिए। आंसर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उनसे 1,00,000 गुना बेहतर हो जो आंसर नहीं करते, जो करने की कोशिश नहीं करते। आप लोग करने की कोशिश करिए, गलत जाएगा तो सही भी होगा, ठीक है। आंसर लिखिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है संबंधित आपके भूकंप से, क्योंकि हम भूकंप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये सिद्धांत क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। पीसीएस लेवल का प्रश्न है, आपके किसी काम का नहीं, लेकिन सुन लीजिए कि रीड ने ये दिया था सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत है ये। इसमें यह है कि प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है। उसके पश्चात यदि तनाव या बल अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती है और उसका टूटा हुआ भाग अपने स्थान पर वापस आ जाता है, और इसी के कारण जो भूकंप की घटनाएं वो होती हैं। तो छोटा सा सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन का, आप याद रखेंगे, चट्टान से संबंधित है। किसने दिया था, रीड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। हम पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, और सबसे विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए।
वो हमें कहां से प्राप्त होगी? भूकंप विज्ञान से, तापमान से, ज्वालामुखी से, या फिर दबाव एवं घनत्व से? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। चलिए, पृथ्वी की संरचना के, आंतरिक संरचना के अगर बारे में अगर आपको जानना है तो इसका सबसे बेस्ट है भूकंप विज्ञान पढ़ें आप। ठीक है, भूकंप विज्ञान ही सबसे बेस्ट बताता है, क्योंकि भूकंप विज्ञान ही हमें बताता है ना कि पृथ्वी के अंदर तरंगे हैं, भूकंप कैसे आ रहा है, पृथ्वी के अंदर जो तरंगे हैं वो किस स्पीड में आ रही हैं, कितनी दूरी से आ रही हैं। तो सारी चीजें हमें भूकंप विज्ञान से ही पता लगती हैं। यह प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में आया है, अलग अलग एग्जाम में आता रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इक्लोजाइट। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, भूकंप केंद्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फोकस। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है, उस स्थान को भूकंप केंद्र या फिर फोकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। ध्यान से अगर आपने लेक्चर सुन रहे होंगे अगर आप ध्यान से अभी तक, तो आपको इसका आंसर एग्जैक्ट पता होगा। धरातलीय तरंगें या फिर लंबी तरंगें उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी तरंगें होती हैं वो? गौड़ तरंगें, एल तरंगें, प्राथमिक तरंगें, प्राथमिक एवं गौड़ तरंगें। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, एल तरंगें या फिर आर तरंगें। जो तीसरे टाइप की तरंगें थी, जो मैंने आपको बताया था कि 150 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, सबसे ज्यादा घातक होती हैं, उनको धरातलीय तरंगें या फिर लंबी तरंगें कहते हैं। शॉर्ट में इसको एल या फिर आर तरंगें कहते हैं। चलिए, HD लव ने इसकी खोज करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो बड़े बड़े महासागर हैं, सागर हैं, उनके अंदर जो भूकंप आता है फिर उससे समुद्री लहरें बनती हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्ग, सुनामी, स्केल या फिर केम? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या कहते हैं। जो सागर होते हैं उनमें जो समुद्री लहरें होती हैं भूकंप के कारण, उनको क्या कहते हैं? चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, सुनामी। उसी को तो कहते हैं। आपने सुना है ना, पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर जो प्लेट्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती हैं तो सुनामी आ जाती है। और वो सुनामी एक तरह से क्या है? महासागरों का जो भूकंप है वही तो है। चलिए, आंसर होगा फिर 5 वाले का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? सुनामी का मुख्य कारण। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि दिन में कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए पढ़ाई की डेली वीडियोस आने के लिए। ठीक है, आपका कोर्स कंप्लीट हो सके, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो, आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो मुझे टाइम बताइएगा कि दिन में कौन से टाइम पर आपकी वीडियोस आनी चाहिए। चलिए देखिए, प्रश्न पढ़िए। सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रतिचक्रवात? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। सुनामी आने का कारण क्या है? भूकंप है। वही हमने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है, दोबारा वही घुमाकर पूछ रहा है। विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? जो जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे महासागर हैं, तो महासागरों की पेटियां बना दी गई। जैसे हमारा हिंद महासागर है तो पूरी जो बेल्ट है उसको हिंद महासागर बोला जाता है। ऐसे ही अटलांटिक महासागर की बेल्ट को मध्य अटलांटिक पेटी बोला जाता है, इनको पेटी बोला जाता है। ठीक है, परिप्रशांत महासागर की कुछ पेटियां हैं, उनको पेटियों में विभाजित किया गया है। तो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा भूकंप 63% किस पेटी में आते हैं? चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी।
इस पर ज्योग्राफी पर अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा जब आपको मैं महासागर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर समझ लीजिए, सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागर पेटी। लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का क्या कारण है? भू परिभ्रमण, यानी कि जो पृथ्वी है, भू है, वो परिभ्रमण कर रही है, वो कारण है। टेक्टोनिज्म या फिर भूघर्षण या फिर अनाच्छादन, बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में भूकंप का कारण क्या है। लास्ट प्रश्न है, चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकती हैं, उसको बोलते हैं टेक्टोनिज्म, उसी के कारण भूकंप आता है। ठीक है, आपको यहां से भूकंप वाला चैप्टर समझ में आ गया। इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। आपको यहां से अगर कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपको लाइक करके, एक कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और सबको बताना कि सुपर टेट का फ्री में कोर्स चल रहा है सरकारी अध्यापक चैनल पर। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।